हेलो फ्रेंड्स, वी आर डन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। अब स्टार्ट कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें फर्स्ट देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड देन वी विल मूव ऑन टू म्यूनसिपैलिटीज़। पहले लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग समझेंगे, इसका ओरिजिन देखेंगे, फिर पूरा चैप्टर कवर करेंगे। 39th चैप्टर है ये अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। सो लोकल गवर्नमेंट का मतलब है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल जिसको आप तालुका लेवल या फिर तहसील लेवल भी बोल सकते हो, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तीनों ही लेवल मिलकर लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल आप एमजी नरेगा की ले सकते हो। एमजी नरेगा की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रही है ये विलेज लेवल पर। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी बैठा हुआ है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगर इस स्कीम से रिलेटेड विलेज लेवल पर गांव में कोई प्रॉब्लम आती है, इसकी प्लानिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर होगा वो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है, जिसको आप बीडीओ बोलते हो। वो इसको सुपरवाइज कर सकता है स्कीम को। सो देखिए, ये तीनों लेवल ही मिलकर लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि पिरामिड का टॉप बॉटम की वजह से सस्टेन करना चाहिए। टॉप पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन लास्ट पर है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें विलेजेस के लोग भी आ जाएंगे, गांव के लोग आ जाएंगे, रूरल एरिया आ जाएगा। एंड ऐसे ही जो सिटीज़ की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, मोहल्लाज वगैरह कॉलोनीज होती हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट में ही आ जाएंगी। सो महात्मा गांधी कहते थे कि जो ये टॉप है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी पावर बॉटम से फ्लो होनी चाहिए, इसके पास पावर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रहनी चाहिए। महात्मा गांधी पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे कि रूट ग्रास रूट लेवल तक पावर पहुंचनी चाहिए। इसी की वजह से ही सेंटर दैट इज टॉप एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, जो सेंटर की जो सीट है वो दिल्ली में है, स्टेट की सीट कहाँ पर होगी? स्टेट की अपनी कैपिटल में। तो इन लोकल एरियाज पर जो लोग हैं उनका क्या होगा? अगर मुझे अपने एरिया में, मुझे मेरे पंजाब के एक मोहल्ले में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं स्टेट की जो कैपिटल अब चंडीगढ़ में जाके तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे ही एरिया में कोई ऐसा मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो जिसको मैंने खुद इलेक्ट करा हो एंड वो मेरी प्रॉब्लम को सुने। एंड यही लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि डेली जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, वो लोग खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन करके, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। एंड साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट लोगों ने इलेक्ट करी है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी रहे, लेकिन लोग खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए अगर कंट्री की गवर्नेंस चलानी है। सो इसीलिए ही अगर सेंटर के ऊपर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम वोटिंग करके गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट करते हैं, एंड स्टेट लेवल पर ऐसे ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे ही लोकल लेवल पर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उस एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को एक्टिवली सुन सके एंड लोग खुद भी पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि लोकल एरियाज में जो भी देखिए लोग होंगे, अगर आप गाँव की ही बात करो तो गाँव के जो एरियाज में होंगे उन लोगों को खुद के गांव का पता होगा, खुद की प्रॉब्लम्स का पता होगा। अब वो अपनी प्रॉब्लम लेके हर बार दिल्ली में नहीं पहुंचेंगे, अपनी स्टेट की कैपिटल में नहीं जाएंगे। वो उनको क्या चाहिए कि वो उनका जो अपने गांव का जो उनका सरपंच है वो ही उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे, क्योंकि उनको अपने एरिया का पता है। एंड जो सरपंच होगा उसको भी अपने एरिया का पता होगा, उसको भी उन लोगों की प्रॉब्लम्स का पता होगा। एंड देखिए, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी है। गांव का जो सरपंच है वो भी वहीं पर है, ठीक है, लोग भी वहीं पर हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो वो उसी टाइम पर ही अपने गांव के सरपंच के पास जा सकते हैं। सो देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो रही है लोगों की, लोग भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड साथ ही सरपंच जो है वो लोगों को इजीली अकाउंटेबल भी है, वो लोगों को आंसरेबल भी है। यही लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये इंडिपेंडेंस के बाद ही आई है या फिर ब्रिटिशर्स ही इसको खास तौर पर स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स ही लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसको नाम मिल गया है एक लोकल गवर्नमेंट का, जो कि लॉर्ड रिपन की वजह से मिला है। लेकिन उनसे पहले ही, ब्रिटिशर्स से पहले ही, अगर आप एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सभाज एंड समितिज ये एग्जिस्ट करती थी, विलेज असेंबलीज एग्जिस्ट करती थी, जो कि अपने एरियाज की, अपनी लोकेलिटीज के जो लोग होते थे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती थी, उनके इश्यूज को खत्म करती थी, उनकी नीड्स को देखती थी। तो सभाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारे इंडिया में। फिर जब ब्रिटिशर्स आते हैं
तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। पहले गवर्नर जनरल के पास पावर रहती है, एक ही एंटिटी के पास, एक ही बॉडी के पास, एक ही इंसान के पास पावर कॉन्सेंट्रेट होकर रहती है। फिर उसके बाद जब क्राउन रूल आता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। सो देखिए, फिर लॉर्ड रिपन आते हैं, ये वाइसरॉय आते हैं इंडिया में। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्यों बोलते हैं कि क्योंकि 1882 में ये फर्स्ट टाइम लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हमारे विलेजेस के लिए लेके आते हैं, हमारे जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए लेके आते हैं। इनफैक्ट जो सिटीज के लोग हैं उनके लिए भी सेम ही चीज़ है। इन्हीं की वजह से ही जब इंडिया के लोग सफ़र कर रहे थे, इन्हीं की वजह से ही लोगों को फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मिलता है उस टाइम पर, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन था पावर का, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन थी उस टाइम पर। इसीलिए ही लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट की वजह से जो प्रोविंसेस हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। एंड फिर जब एक्ट आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी वजह से फिर प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया जाता है कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकती हैं, दैट इज वो लॉ मेकिंग भी कर सकती हैं खुद की लोकल गवर्नेंस के लिए। देन महात्मा गांधी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे कि इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल पावर के केस में डिसेंट्रलाइजेशन ही होनी चाहिए। एक के पास ही, सिर्फ सेंटर के पास ही पावर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया के साथ देखिए ऑलरेडी इंडिया को बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिल चुका था ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही इंसान के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। फिर जब हमारा इंडिया आज़ाद होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस लोकल गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसको एक स्टेट सब्जेक्ट रखा जाता है। स्टेट सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है? क्योंकि स्टेट जो होगी उसका टच, देखिए अगर आप इस पिरामिड को देखोगे तो स्टेट का टच लोकल लोगों के साथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए स्टेट को ही पावर दे दी जाती है कि वो लोकल गवर्नेंस को हैंडल करे। ये स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है 7th शेड्यूल में। ऐसे ही डीपीएसपी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें भी एक आर्टिकल रखा जाता है जो कि बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, इनफैक्ट सारे लेवल की गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग में जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करा जाए, उनको भी इंक्लूड करा जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिशिएबल था, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने विलेज लेवल के लिए या फिर लोकल गवर्नेंस के लिए कुछ ना भी करा तो लोग जुडिशरी के पास नहीं जा सकते थे। सो डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल था एंड ये एडवाइजरी भी था, जस्ट एक एडवाइजरी ही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रक्शन दे दी गई डीपीएसपी के थ्रू कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो करना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से फिर लोकल गवर्नेंस या फिर जो पंचायत वगैरह हैं उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी एंड ना ही उनके पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते थे, जिसकी वजह से फिर आती है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब आई थिंक वैसे समझ आ ही चुका होगा कि पंचायती राज क्या है। तो यह है सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो रूरल एरिया के लोग हैं पूरे ग्रास रूट लेवल तक खुद के अपने एरिया की लोकल गवर्नेंस को चला पाए लोग। वहीं पर एक अगर गांव है तो उसके लिए एक सरपंच हो, अगर जो मेरा मोहल्ला है तो यहाँ पर एक एमसी होता है। तो मैं अपने एरिया के अगर बात करूँ तो मुझे अपने एरिया की प्रॉब्लम्स का पता होगा, तो मैं अपने मोहल्ला के एमसी के पास जा सकती हूँ कि हाँ ये इस मोहल्ला की प्रॉब्लम है, सो मेरा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। सो पंचायती राज ऐसा ही है, बस विलेजेस के लिए है, ये गांव के लिए है एंड जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो सिटीज के लिए आ जाती हैं। सो गांव की अगर बात करें तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, खुद गांव जो होंगे वो खुद को सेल्फ गवर्न कर पाएं, खुद की एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला पाएं, यही पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है। एंड ये क्यों आया है? ये आया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियस सी बात है क्लियरली। एंड डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर लेके जाने के लिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड साथ में अकाउंटेबिलिटी भी। अब देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे होता है। देखिए पहले तो इसके पास कोई पावर थी नहीं, ठीक है। फिर जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर प्रोविजन है थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसी के बाद ही इनके पास प्रॉपर पावर है, इनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी हैं। अब हमने एवोल्यूशन में यही देखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे होता है। सो फर्स्ट है इससे रिलेटेड बलवंत राय मेहता कमेटी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 1957 में इस कमेटी को अपॉइंट करती है। इसका काम होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चेक करना एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। देखिए हमारी गवर्नमेंट ना इस कमेटी से पहले कुछ प्रोग्राम लेके आती है, कुछ स्कीम्स लेके आती हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। उनमें से एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी था जो कि 1952 में आया था। ये लोगों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए ही था कि लोकल डेवलपमेंट के लिए उन्हीं लोकल एरियाज के लोग भी पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है हमारी गवर्नमेंट। एंड साथ में ही एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम भी आता है 1953 में। ये इसके बाद ही नेक्स्ट ईयर आ जाता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को लगता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, इसकी वजह से ही फिर एक एक्सटेंशन प्रोग्राम आता है, एक एक्सटेंशन सर्विस आती है जिसको ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं। फिर उसके बाद 1957 में गवर्नमेंट ये कमेटी अपॉइंट करती है बलवंत राय मेहता कमेटी इन दोनों प्रोग्राम्स की वर्किंग को चेक करने के लिए। एंड साथ ही अगर इस कमेटी को लगता है कि कोई और ज़्यादा मेजर्स भी चाहिए तो ये कमेटी सुझाव भी दे सकती थी। सो इस पर्पस के लिए ये कमेटी अपॉइंट करी जाती है एंड ये अपनी रिपोर्ट देती है नवंबर 1957 में। एंड इसका देखिए मेन रिकमेंडेशन होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, डेमोक्रेटिक के लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर सिर्फ एक ही एंटिटी के पास, एक ही ऑर्गन के पास कॉन्सेंट्रेट ना रहे, ग्रास रूट लेवल तक पावर पहुंचनी चाहिए। बेसिकली पावर का डेवोल्यूशन होना चाहिए। इसी सिस्टम को ही फिर बाद में ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देती है, इसी को ही बाद में फिर पंचायती राज का नाम दे दिया जाता है। सो यही से पहले स्टार्ट होता है पंचायती राज सिस्टम। अब इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसने क्योंकि पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था तो इसने बोला था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। पहला एक तो होना चाहिए विलेज लेवल पर, विलेज लेवल के ऊपर होगी एक ग्राम पंचायत जो कि गांव के लोगों के लिए होगी। फिर उसके ऊपर होगा ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए पंचायत समिति। एंड देन इसने थर्ड लेवल दिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इसने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए जिला परिषद। सो ये 3 टियर दिए थे बलवंत राय मेहता कमेटी ने। एंड ये बोला था कि ये जो तीनों ही टियर्स हैं ये इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होने चाहिए। अब हर एक लेवल के लिए उन्होंने ये भी बता दिया बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि कैसे इलेक्शन होगा इन कमेटीज के मेंबर्स का। सबसे पहले विलेज लेवल के ऊपर होगी एक ग्राम पंचायत, तो उसके मेंबर डायरेक्टली गांव के लोग ही इलेक्ट करेंगे। एंड जो ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जिला परिषद था, इनको थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस चूज करा जाएगा इनके मेंबर्स को। एंड देखिए इन तीनों ही जो लेवल हैं, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों ही लेवल को काम दिया जाएगा प्लानिंग का भी एंड लोकल डेवलपमेंट के लिए इनको लोकल गवर्नेंस चलाने का भी पावर दे दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो इस कमेटी ने बोला कि ये पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। देखिए मैंने आपको एमजी नरेगा की एग्जांपल दी थी कि कैसे जो डीसी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो इंस्ट्रक्शंस देगा, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। एंड जो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर होगा वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्कीम की चेक करेगा, अगर कोई इशू आते हैं उनको भी खत्म करेगा, रिजॉल्व करेगा एंड साथ में ही प्लानिंग वगैरह भी करेगा। सो यही देखिए अब पंचायती जो पंचायत समिति है ये ब्लॉक लेवल पर है तो इसको काम दिया गया, इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया कि इम्प्लीमेंटेशन का काम यही देखेगी। ठीक है, अगर कोई प्लानिंग वगैरह करनी है तो उससे रिलेटेड भी काम जो होगा वो पंचायत समिति ही देखेगी। एंड जो जिला परिषद होगा उसको एक बना दिया गया एडवाइजरी बॉडी एंड एक सुपरवाइजरी बॉडी बना दिया गया। जैसे कि डीसी का काम होता है इस स्कीम को सुपरवाइज करना एमजी नरेगा को, ठीक है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट काम करवाना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना। लेकिन काम कौन करवाएगा, प्लानिंग कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, तो वो पंचायत समिति आ जाएगी। एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी कहाँ पर, विलेज लेवल पर। सो देखिए जिला परिषद को बना दिया गया एक सुपरवाइजरी बॉडी एंड पंचायत समिति को बना दिया गया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड जो जिला परिषद है उसका चेयरमैन होगा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साथ में ही इस कमेटी ने ये भी बोला कि इन तीनों ही लेवल्स के लिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक बॉडीज बनेंगी, लोगों ने ही इलेक्ट करी हैं ये भी, ठीक है, इनके पास भी प्रॉपर पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। अपने एरिया की गवर्नेंस चलाने के लिए इनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ये भी इसी कमेटी ने ही बोला। एंड इस कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया फिर जनवरी 1958 में।
अब तो खैर नीति आयोग आ चुका है, लेकिन उस टाइम पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करा जनवरी 1958 में, लेकिन इसने कोई रिजिड पैटर्न नहीं अडॉप्ट करा, इसने स्टेट्स के ऊपर ही छोड़ दिया। स्टेट्स को बोल दिया गया कि आप अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक अपना ही पैटर्न इवॉल्व करो। जैसे कि इस कमेटी ने क्या बोला था, 3 टियर पैटर्न होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम का, लेकिन इस कमेटी ने एक्सेप्ट करा रिकमेंडेशन को, लेकिन स्टेट्स को ही बोल दिया कि आप अपना पैटर्न इवॉल्व करो अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो राजस्थान सबसे पहली स्टेट बनती है। राजस्थान ने 2 अक्टूबर को 1959 में ही पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करा। इसने देखिए 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा। इसने बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग ही 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करा। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने भी सेम ही सिस्टम अडॉप्ट करा। फिर उसके बाद सारी जो डिफरेंट स्टेट्स थी उन्होंने अपना एक सिस्टम इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया लोकल गवर्नेंस के लिए। नाउ क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट्स के ऊपर ही था कि उन्होंने कैसा एक सिस्टम लेके आना है, इसलिए हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टियर भी डिफरेंट थे। उनकी अगर पंचायत समिति या विलेज लेवल की ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनकी पोजीशंस एंड पावर्स भी डिफरेंट थी हर एक स्टेट में। उनके फीचर्स, उनका क्या कॉम्पोजिशन होगा, उनका टेन्यूर कितना होगा, उनके फंक्शंस कौन से होंगे, ये हर एक चीज़ स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही थी। जैसे कि लक्ष्मीकांत में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि राजस्थान ने तो 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा, बट देन तमिलनाडु था जिसने 2 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा, लेकिन जो बंगाल था उसने देखिए 4 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा। तो हर एक स्टेट में ये चीज़ वेरी कर रही थी। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर पंचायत समिति ज़्यादा पावरफुल थी, जैसे कि राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, एंड कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर जिला परिषद ज़्यादा पावरफुल था, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी थी जिन्होंने न्याय पंचायत को भी इस्टेब्लिश करा, जिसको जुडिशियल पंचायत भी बोलते हैं। कुछ सिविल क्राइम को या फिर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जस्ट पैटी केसेस। सो ये थी पंचायती राज एवोल्यूशन के लिए फर्स्ट कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी कमेटीज़ को कवर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।